हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे, एमपी टेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा अभी 2025 में दिसंबर महीने के आसपास जो आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी, उसमें जो अभ्यर्थी भाग लेना चाहता है अपनी प्रिपरेशन अभी बहुत सारे बच्चों ने शुरू कर दी और कुछ बच्चे अभी शुरुआत करेंगे। तो सर, शुरुआत करने से पहले या अगर शुरुआत कर दी है तो अपनी स्टडी का रोड मैप प्रिपेयर कर सको अच्छी प्रकार से, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर एक बार आपको पता होना चाहिए कि सर पिछले वर्ष जो आपका पेपर हुआ था उसमें आपसे कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पूरे सेशन के अंदर बच्चे मैं आपको ये पेपर सोल्व करवाऊंगा जो आपका 4 मार्च 2023 को हुआ था। इसके बाद कोई पेपर नहीं हुआ, अब सीधा 2025 के लास्ट में होगा। तो ये पिछला पेपर आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान वाले बच्चों के लिए मैं सोल्व कराऊंगा। सर 150 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का जनरल पेपर होता है और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आते हैं। तो वही 120 क्वेश्चन जो हैं आपके मैं आप सभी के सामने यहाँ पर आज सोल्व करवाऊंगा बच्चे। मेरा उद्देश्य आपको टॉपिक्स और एग्जाम का लेवल कवर करवाना बच्चे। बाकी जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं या फिर किसी और अध्यापक से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप उनको गहराई से कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी पेपर देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन प्लान है वो सही है या नहीं है। चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं अपने इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। इसने कहा भाई जो भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल वाला होता है और जो सर एक कोशिकीय होता है उसको हमने अपना जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, 5 जगत वर्गीकरण किया था, उस वर्गीकरण में कौन से किंगडम में रखा था। तो मेरे भाई उसको हमारे द्वारा रखा गया था सर प्रोटिस्टा के अंदर। अच्छा बच्चे, एक बात बता दूं आपको, अब मैं ये जो सेशन आज का हमारा रहेगा मैं कोशिश करूंगा कि 1-1.5-2 घंटे के अंदर ही पेपर आपका हो जाए। क्योंकि बच्चे अगर मैं इन टर्म्स को अगर एक्सप्लेन करने बैठ गया कि यूकैरियोटिक क्या होते हैं और पढ़ने आपको क्लास में ही है, यहाँ से आप सीख थोड़ी पाओगे, लेकिन एग्जाम प्रीवियस ईयर कैसा आता है, क्या लेवल होता है, उसके लिए आप आए हो। तो इन सब पे मैं समय इसके अंदर बहुत ज़्यादा खराब नहीं करूँगा, नहीं तो ये एक ही क्लास पेपर वाली 6 घंटे की चली जाएगी। तो बच्चे आप लोग भी इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए कि एग्जाम को एनालाइज करना है कि सर किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए थे, और जो क्वेश्चन आए थे वो आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा, बट उस हद तक करूंगा कि आप लोग जिस उद्देश्य से आए हो उस उद्देश्य को छोड़ के हम कोई और उद्देश्य पूरा ना करने लगे। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, जो हमने 5 जगत वर्गीकरण किया था सर वो किस बात के ऊपर आधारित था। देखो मेरे भाई, एक तो मैं आपको बता दूं कि वो किसी एक बात के ऊपर आधारित था ही नहीं, बहुत सारे मेथड थे कि भाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल की संख्या कैसी है, वैरायटी कैसी है, कई बेसिस थे जिसके ऊपर किया गया था। सबसे मेन बेसिस था न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन लेने का या न्यूट्रिशन बनाने का, अपना भोजन बनाने का क्या मेथड है वो सबसे मेन आपने मानना है। तो ये भी आपको चारों में से जो चूज करेंगे मेरे भाई, यही आपको चूज करना पड़ेगा सर। चलिए इसके बाद सर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द्विपद नामकरण, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है मेरे भाई, जो आप कोई भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हो तो 2 शब्दों में आप उसको लिखते हो। जैसे हमारा ह्यूमन का आप क्या लिखते हो, होमो सेपियंस। तो ये 2 शब्दों में लिखने वाली पद्धति किसके द्वारा विकसित करी गई थी मेरे भाई, ये करी गई थी सर लिनियस के द्वारा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन पे आते हैं सर। आपसे पूछा था बोटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं ना सर वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वहां पे क्या सर्विस मिलती है आपको, क्यों बनाए जाते हैं। तो देखो मेरे भाई, बोटेनिकल गार्डन का उद्देश्य होता है कि भी कोई प्लांट जहां अपने नेचुरल एटमॉस्फेयर के अंदर जहां भी ग्रोथ करता है, मान लो कि नेचुरल जहां पे ग्रोथ करता है वहां पे उसकी संख्या डेंजर में है, किसी भी रीजन से उसकी संख्या वहां पे डेंजर में, वहां पे संख्या कम हो रही है और हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमने क्या किया सर, बहुत बड़े बड़े गार्डन बना दिए और उसके अंदर उसी प्लांट की जो प्रजातियां हैं, उसी प्लांट का जो जीव द्रव्य है उसी को हमने संरक्षित कर दिया सर। तो वही जगह होती है आपका बोटेनिकल गार्डन। तो यहां पर देख लीजिए ये रहा सी वाला। एक्स साइट 2 का मतलब होता है कि कोई प्लांट जहां अपने नेचुरली जहां पे उगता है वहां नहीं, उससे दूसरी जगह पे आप कोई गार्डन बना करके उस प्लांट को लगाओ, वहां पर उसको सुरक्षित करो, संरक्षित करो। तो इसको बोलते हैं एक्स साइट 2। एक होता है एक्स साइट 2, एक होता है इन साइट 2। इन साइट 2 मतलब जहां पे उगा हुआ है उसी क्षेत्र को आप कंजर्व कर दो, उसी क्षेत्र को आप लोग संरक्षित कर दो। ओके सर, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपको दिया गया था रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये क्यू नाम का एक रॉयल वनस्पति उद्यान है मेरे भाई। कहाँ पे, पहले मैं आपको बता दूं कि लंदन के अंदर, लंदन पड़ता है इंग्लैंड के अंदर। तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई सी वाला। कई प्रकार की वैरायटी, वास्ट नंबर ऑफ वैरायटीज के अंदर है सर प्लांट की। वायरस एनवेलोप इज नोन एज, विषाणु के आवरण को किस नाम से जाना जाता है। देखो मेरे भाई, वायरस के अंदर 2 चीज होती हैं, एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके ऊपर एक प्रोटीन से बना हुआ
कवर होता है। जो प्रोटीन से बना हुआ कवर होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया इज क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी। साइनोबैक्टीरिया, या जिसको आप लोग नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हो मेरे भाई, आपसे पूछा है कि सर उसको हमने किस कैटेगरी में रखा है, तो मेरे भाई उसको हमने रखा मोनेरा के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने साइनोबैक्टीरिया को क्या मानते हैं, बैक्टीरिया, और जितने भी बैक्टीरिया हैं सर वो सारे के सारे यहाँ पर रखे गए हैं। ध्यान रखना इस बात को। ये साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना भोजन स्वयं बना सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन अपने पास में है जो दिया गया था, विच वन ऑफ देम इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें से कौन सा पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी है। देखो मेरे भाई, जो 5 किंगडम थे ना, उनमें से एक किंगडम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आप याद रखिएगा इस बात को, प्रोटिस्टा जो किंगडम था मेरे भाई, उसके अंतर्गत बहुत सारे आपको ऐसे जीव देखने को मिलेंगे जिनको हम ना स्पेशली ना तो ये बोल सकते कि ये एनिमल है और ना ही हम ये बोल सकते कि ये प्लांट है। तो फिर सर कैसे हम क्लासिफाई करें, तो बहुत सारे अनक्लासिफाइड प्लांट जो हमारे इंटरमीडिएट आते हैं उनको हमने प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया मेरे भाई। तो आप याद रखिएगा इस बात को कि प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा जो आपका किंगडम है उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको स्पेशली आज भी हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है। तो आपसे उसी जीव का नाम पूछा है। अब प्रोटिस्टा के अंतर्गत तो सर अमीबा भी आता है और यूग्लिना भी। कौन सा होगा? ये आएगा मेरे भाई यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है ना सर, प्लांट की तरह से फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और इसके अंदर कुछ करैक्टर एनिमल वाले भी होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए आ जाएगा सर इसका। अगला क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ओजोन परत को पतला करने वाले कौन से सब्सटेंस है मेरे भाई? यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप सभी को दिख रहा है। CFC जो होती है वो नॉन टॉक्सिक होती है, नॉन फ्लेमेबल होती है, लेकिन मेरे भाई उसमें से क्लोरीन रिलीज होता है। वो क्लोरीन निकल के ओजोन परत को तोड़ता है, इसलिए हमारे लिए खतरनाक है। बाकी हमारे काम की चीज बहुत है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बच्चे, अगर आप सभी बायोलॉजी से अभी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होने वाली है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करें। उस पे आपको ये बैच दिख जाएगा बच्चे। बैच के अंदर कंसेप्ट होंगे, पूरे चैप्टर वाइज MCQ होंगे और अलग से MCQ भी बहुत सारे आपको 1000 के आसपास प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और मॉक टेस्ट आपको बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके दूसरे ही महीने से स्टार्ट हो जाएंगे लगाना। कोर्स की फीस आपकी 1449 है, न्यू 25। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो एप्लीकेशन भी अपने आप एप्लीकेबल मिल जाएगा, तो आपको ये जो कोर्स है आपको लगभग 1200 रुपये के आसपास में हो जाएगा। तो चलिए बच्चे हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर दोबारा से आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, फेलर ऑफ टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। हमारे शरीर के अंतर्गत आप सभी जानते हो कि भाई हमारी बॉडी में एक सिस्टम ऐसा है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना के रखता है। अगर बच्चे वो फेल हो जाए बहुत ज़्यादा ठंड के कारण या बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ गर्मी वाली बात है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक या लू लगने का मतलब यही होता है कि भी वो मेंटेन ना कर पाए, हम बोलते हैं लू लग गई। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ वाटर आज मेजर्ड बाय। जो हमारे जल के अंदर कार्बनिक वेस्ट मटेरियल मिले हुए हैं, भाई हमारा जो पानी है इंडस्ट्री से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो पानी के अंदर जाकर के बहा दिए जाते हैं, तो पानी प्रदूषित हो जाता है। जब पानी के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा होगा ना मेरे भाई, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जलीय जीवों को दिक्कत होगी। तो जलीय जीवों के द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसी डिमांड को बोलते हैं बायोकेमिकल या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या मेरे भाई इसको शॉर्ट में BOD बोला जाता है। ये जितनी ज़्यादा होगी ना BOD किसी पानी की, उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। तो आपसे यही पूछा है किससे मापते हैं? इसी से मापते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट एन एसे ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि के ऊपर इनमें से किस वैज्ञानिक ने ऐसे लिखा था? तो देखो मेरे भाई ये रहा, थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका पूरा नाम था। इन्होंने ऐसे लिखा था और इनका कहना था कि भाई जो पॉपुलेशन है ना हमारी, वो ज्योमेट्रिकल रेट से बढ़ती है, ज्योमेट्रिकल रेट से बढ़ती है। और जो हमारे फूड है, हमारी प्रकृति के अंदर हमारा जो भोजन है ना, वो भोजन हमारा कैसे बढ़ता है? वो हमारा अरिथमेटिक रेट से बढ़ता है। अर्थमेटिक रेट से मतलब ज्योमेट्रिकल रेट से, यानी कि सर स्क्वायर, क्यूब और पावर 4 इस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ती है। क्योंकि भाई क्या होता है कि मान लीजिए कि 10 परिवार हैं, 10 परिवार के 20 बच्चे हो गए तो 20 के 40, यानी ज्योमेट्रिकल फॉर्म, यानी बहुत तेजी से वृद्धि होती है। लेकिन सर हमारे पास जो भोजन उत्पादन करने वाले संसाधन है वो तो लंबे समय तक अकेले रहते हैं। एक पेड़ है, वो एक पेड़ सर ऐसा थोड़ी कि उसने दूसरा पेड़ पैदा कर दिया, उसने 5 और कर दिए। सर वहाँ पे अर्थमेटिक तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेट से ग्रोथ नहीं करता। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि भी
पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकल रेट से ग्रोथ करती है और भोजन जो अर्थमेटिक रेट है। इसका मतलब यही है कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ करती है और जो हमारे भोजन के संसाधन है वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। और फिर इन्होंने एक और बात कही कि जब भी ऐसा होता है तो या तो व्यक्ति खुद नियंत्रित करे पॉपुलेशन को, अगर कोई देश उसको नियंत्रित नहीं करेगा तो भूखमरी, गरीबी, युद्ध या बीमारी वो आकर के बैलेंस करेंगे। अगर कोई देश बैलेंस नहीं करेगा तो ये तीनों में से कोई चीज आएगी वो बैलेंस करेगी। तो ये बात किसने लिखी थी सर? माल्थस ने लिखी थी और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, किसी भी प्रजाति की पॉपुलेशन बढ़ाने की जो क्षमता होती है उसको कहा जाता है बायोटिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं सर उसको? बायोटिक पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन है बच्चे 15 नंबर। The shoot which spread horizontally along ground without rooting at interval are called। इसने कहा भी ऐसा कोई तना, देखो दो सिस्टम होते हैं प्लांट के अंदर, एक रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है। रूट यानी जड़, जड़ के अलावा जो ऊपर वाला हिस्सा शूट बोलते हैं, उसको पर्रोह तंत्र बोलते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनके जो पर्रोह, जो तने वगैरह होते हैं ना, जमीन के साथ साथ ही ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रूट नहीं बनाते। तो हमारी बायोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? उनको बोलते हैं ट्रेलर। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरे भाई, कैम्बियम इज कंसिडर्ड टू बी लेटरल मेरिस्टेम बिकॉज। इसने कहा भी कैम्बियम का नाम सुना होगा, आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो कैम्बियम आप एक हिस्से का नाम सुनोगे। कैम्बियम क्या करता है सर? वो नए नए सेल बनाता है। दो प्रकार का कैम्बियम होता है, एक होता है जो जाइलम और फ्लोएम की सेल बनाता है, एक होता है जो आपकी प्लांट के ऊपर जो छिलका होता है ना, बार्क बोलते हो जिसको, उसकी सेल बनाता है। यहाँ पर मेरे भाई आपसे पूछा है कि भाई कैम्बियम जो उसको लेटरल मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं? मेरिस्टेम का मतलब होता है जहाँ पे सेल का डिवीजन होता रहे, डिवीजन होता रहे। लेटरल का मतलब होता है कि वो मोटाई में वृद्धि करे। तो आपको कहा कि कैम्बियम को हम लेटरल मेरिस्टेम क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई लेटरली ग्रोथ करवाता है, प्लांट की मोटाई बढ़ाता है, इसलिए कहा जाता है। तो देख लीजिए रहा, इंक्रीज द गिर्थ ऑफ प्लांट, क्योंकि ये पौधे की मोटाई बढ़ाता है, इसलिए इसको लेटरल कहा जाता है मेरे भाई। फिर अगला क्वेश्चन है सर, डैश इज द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड विद टेस्टिस इन मेल कॉकरोच। इसने कहा नर कॉकरोच के अंदर कौन सी ग्रंथि है जो सहायक ग्रंथि है प्रजनन के अंदर सर? तो उसका नाम होता है मशरूम शेप ग्लैंड। ये जो मशरूम ग्रंथियां होती हैं लगभग आपके कॉकरोच के 6ठे और 7वें सेगमेंट पे पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं सर? कॉकरोच के अंदर जो उसका स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होते हैं, उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टर्म पेरियंथ इज यूज्ड फॉर। पेरियंथ शब्द का यूज क्यों करते हैं? देखो मेरे भाई आपके फ्लावर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सीपल्स, एक पीटल्स। सीपल्स का मतलब जैसे गुलाब के फूल के चारों तरफ दो चार हरी हरी पत्तियां होती हैं, पीटल्स का मतलब जो रंग बिरंगी लाल लाल पत्तियां होती हैं। तो सीपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं, पीटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं मेरे भाई। तो ये कैलिक्स और कोरोला, ये कुछ प्लांट में, कुछ फ्लावर में क्या होता है, अलग अलग नहीं दिखते आपको, आप स्पष्ट नहीं कर सकते कि ये कैलिक्स है कि कोरोला है। वो एक दूसरे के साथ रंग में, आकार में, बनावट में लगभग एक जैसे घुले मिले से होते हैं। तो जब घुले मिले होते हैं ना दोनों, उसके लिए हमारी बायोलॉजी में एक टर्म यूज होती है, उसको बोलते हैं पेरियंथ। सो कहां पे दिख रहा है मेरे भाई आपको? ये रहा, कैलिक्स एंड कोरोला आर सिमिलर, बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई आपको जो दिखाई दे रहा, द कैविटी ऑफ हाइंडगट एंड फोरगट ऑफ कॉकरोच आर लाइंड बाय। देखो कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है 3 भाग में बटा होता है मेरे भाई, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो यहां बोला कि जो हाइंडगट और फोरगट होता है उसके भीतर एक लाइंड, लाइंड का मतलब होता है लेयर होती है, एक परत होती है। तो वो परत आपका इनमें से, उस परत को क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको बोलते हैं क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल बनी किससे होती है? काइटिन से बनी होती है, याद रखना, आंसर आ जाएगा सी वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हेड ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी सेगमेंट। आप सभी जानते हैं कॉकरोच की बॉडी जो होती है छोटे छोटे सेगमेंट में बटी होती है मेरे भाई। तो उसका हेड जो होता है वो कितने सेगमेंट के फ्यूज होने से, मिलने से बनता है? तो मेरे भाई 6 सेगमेंट के मिलने से उसका हेड बनता है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग गट इज आल्सो टर्म्ड एज मिजेंटेरोन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर मिजेंटेरोन किसको कहते हैं मेरे भाई? अभी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। तो मिडगट वाला जो हिस्सा होता है उसी को कहा जाता है। मिडगट वाले हिस्से के अंदर ही बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, सरसी नाम की ग्रंथि पाई जाती है जिससे एंजाइम निकलते हैं, और पाचन का, यानी डाइजेशन का काम और एब्जॉर्प्शन का बहुत सारा काम मिडगट में ही होता है, उसी को कहा जाता है मेरे भाई। ये बी आंसर आ जाएगा। और कोर्स ध्यान रखें बच्चे, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये सेशन हम
उतना रखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देख लो क्या लेवल था, और बहुत ज़्यादा समय भी आपका व्यर्थ ना जाए। बाकी हर टॉपिक को हम पूरी की पूरी डिटेल में, सर कॉकरोच के ऊपर भी हम कम से कम पता नहीं कितनी क्लास लगा के सामने स्टडी करी होगी, तो वो आप लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे होंगे तो सर मेरे पास आकर के देख लीजिए, अनुमान लग जाएगा कितने कंसेप्ट को डीपली हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक्सपेक्टेशन ये रखें कि प्रीवियस ईयर पेपर को हमने कम से कम समय के अंदर एक बार एनालाइज करना, पूरा दिन किसी के पास नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि गलत का मिलान करें। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए का उत्पादन होता है, सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। लाइसोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यही गलत बात है, यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे आइए बेटा। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है मेरे भाई? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है थैलेकोइड के अंदर। थैलेकोइड रेस्पिरेशन जब आप पढ़ते हो प्लांट्स के अंदर, तो आप थैलेकोइड को ही विस्तार से बहुत सारी क्लासों के अंदर पढ़ते हो बच्चे, तो उसी के अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहीं पर आपकी प्रोसेस होनी है सर बहुत सारी प्रकार की, खासकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। इसके बाद सर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स इंटीग्रल पोर्शन एंड लिपिड इंटरेक्ट मेनली बाय, इसने कहा भी आप लोग जो सेल पढ़ते हो, सेल के अंदर क्या होती है, प्लांट आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका झिल्ली के अंदर लिपिड होता है और प्रोटीन होता है। तो वो कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं मेरे भाई? दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं सर, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक आयंस के कारण जो बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, जिसको कहा जाता है। सी वाला आंसर आपका हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। गोल्जी apparatus इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसने कहा भाई आपने सेल का चैप्टर पढ़ा और सेल के अंदर आपने गोल्जी apparatus या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय पढ़ा होगा, तो वो सभी सेल में होता है, लेकिन एक सेल का नाम बताओ जिसमें वो नहीं होता, तो वो होती है सर आरबीसी। आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होती है। आरबीसी कोशिकाएं जो होती हैं मेरे भाई, वो आप ध्यान रखें उस बात को, खुद से डिवाइड भी नहीं कर सकती, डिवीजन भी नहीं कर सकती हैं सर, बहुत सारी चीजें एक्सेप्शनल होती हैं आरबीसी के बारे में। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द फॉलोइंग इज मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ ईआर एंडा, ये जो आपके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दे रखा है मेरे भाई, इसका क्या कार्य होता है सर? यहाँ पे सी वाले मुझे दिख रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक रफ होती है जिसपे राइबोसोम होते हैं, और जहां राइबोसोम होगा वहां प्रोटीन बनेगा, तो उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके बाद बच्चे 27 नंबर क्वेश्चन है, एन एसेंशियल अमीनो एसिड इन मैन, हमारे अंदर जो प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से बनता है। अमीनो एसिड में से कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं मेरे भाई जो हमारे शरीर में बनते हैं, जो हमारे शरीर में बनते हैं उनको हमें भोजन में खाने की आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल, ये तो हमारे पास बन ही रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं बनते, खाने के द्वारा ही लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं एसेंशियल है भाई, ये तो अनिवार्य हैं, भोजन में खाने पड़ेंगे। तो इनमें से एसेंशियल का एग्जाम्पल पूछा है, कि बी वाला आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना इसको। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, सिनेप्टोमिल कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है मेरे भाई? देखो जब सेल डिवाइड होती है ना, तो जो सेल के अंदर जो कच्चा पदार्थ पड़ा होता है वो मिल करके और क्रोमोसोम बनते हैं मेरे भाई। और फिर क्या होता है, जो आपकी मियोसिस प्रोसेस होती है हमारी रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर, जो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है कोशिकाओं का, उस समय पे क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम, एक माता की तरफ से एक पिता की तरफ से, दो होमोलोगस का मतलब होता है जो एक समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक माता की तरफ से हमारे अंदर है, एक पिता की तरफ से, तो वो कंबाइन करते हैं, तो मेरे भाई क्या बनता है, कंबाइन करने से बनता है सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स बनता है मेरे भाई। तो आपसे पूछा है कि सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज पे ये बनता है? ये बनता है सर आपका ये बनता है मेरे भाई जाइगोटीन पे, बी वाला आंसर आएगा मेरे भाई, जाइगोटीन वाली स्टेज पे ये बनता है। इसके बाद इन tRNA molecule there is a loop which contain a minor base, देखो भाई ट्रांसफर आरएनए, तीन प्रकार के आरएनए होते हैं, उन्हीं में से एक यहाँ पे लिखा हुआ tRNA के मॉलिक्यूल के अंदर बहुत 4 प्रकार के लूप पाए जाते हैं। उनमें से एक लूप होता है डी लूप, और डी लूप के अंदर एक बेस होता है, उस बेस के कारण ही उसका नाम डी लूप होता है, वो बेस का नाम भी डी से शुरू होता है। तो आपसे यही पूछा है कि वो कौन सा बेस होता है, ये देखिए ये रहा डाई हाइड्रोयूरासिल, ये एक बेस होता है मेरे भाई उस लूप के अंदर, याद रखिएगा इस बात को आप। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, कोल्सेसिन अरेस्ट स्पिंडल एट विच स्टेज,
इसने कहा भाई जब सेल डिवाइड होती है तो गुणसूत्रों को तोड़ने के लिए स्पिंडल फाइबर आते हैं, लेकिन एक केमिकल है, ये केमिकल है मेरे भाई, इस केमिकल को डाल दो ना तो ये स्पिंडल फाइबर के बनने को रोक देता है। तो मेरे भाई क्यों करते हैं ऐसा? भाई जो वैज्ञानिक जब सेल की स्टडी करते हैं ना, तो सेल की स्टडी करते टाइम पे वो ये देखते हैं कि भाई ये जो आपका क्रोमोसोम है ना अब बन गया। देखो क्रोमोसोम आपकी सेल में हमेशा नहीं होते, सेल डिवीजन के टाइम पे बनते हैं। तो जब क्रोमोसोम बन जाते हैं तो वो केमिकल डाल देते हैं ताकि अब ये है ना टूटे ना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बनने के बाद टूटने भी लगते हैं। तो क्या करते हैं, केमिकल डाल देते हैं। वो बोलते हैं फाइबर को नहीं बनने देंगे सेल के अंदर, फाइबर नहीं बनेगा तो टूटेंगे नहीं। तो मेरे भाई कौन सी स्टेज पे डाला जाता है ये आपसे पूछा है। तो ये डाला जाता है सर मेटाफेज पे, मेटाफेज पे। उसके बाद है द सेकेंड डिवीजन इन मियोसिस। मियोसिस यानी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के अंतर्गत 2 बार डिवीजन होता है कोशिकाओं का। एक बार आपका जो डिवीजन होता है मेरे भाई, फिर दूसरी बार होता है। पहली बार जो होता है उसको मियोसिस 1 कहते हैं, दूसरी बार जो होता है उसको मियोसिस 2 कहते हैं। पहली बार जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, लेकिन दूसरी बार जब होता है तो गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। समान रहती है तो दूसरे वाले डिवीजन को पूछा क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन, समतुल्य विभाजन कहा जाता है मेरे भाई, क्योंकि उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है सर, समान रहती है। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, विच फेज कम्स इन बिटवीन G1 एंड G2 फेज, गैप 1। देखो सेल के अंतर्गत सबसे लंबा ड्यूरेशन कौन सा होता है भाई? एक सेल अगर 24 घंटे में डिवाइड करती है मेरे भाई, 24 आवर लेती है, तो उसमें से 23 घंटे के आसपास तो एक ही फेज रहता है, उसको बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज 3 स्टेप में होता है, गैप 1, फिर सिंथेसिस, फिर गैप 2। तो आपसे यही पूछा है कि गैप 1 और गैप 2 के बीच में कौन सी स्टेज आती है, सिंथेसिस या संश्लेषण की अवस्था आती है मेरे भाई, ये रहा एस फेज। ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका निर्माण होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड द पोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मैंने क्या कहा था कि भाई जब कोशिका विभाजित होती हैं तो गुणसूत्रों को है ना पोल्स की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जाता है उनको तोड़ने के लिए, या फिर दोनों दिशाओं में उनको खिसका के ले जाने के लिए। आधे क्रोमोसोम उधर चले जाओ, आधे उधर जाओ, तो उनको खींचा जाता है ताकि 2 कोशिकाओं में विभाजन हो जाए। तो आपसे पूछा है कि भी कौन सा प्रोटीन है जो उनको खींचने में सहायता करता है मेरे भाई? वो होता है ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है सर, जिससे स्पिंडल फाइबर आपके बनते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्ट्रेट फॉर एल्डोलेज एक्टिविटी इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे। देखो मेरे भाई ये एक एंजाइम है, ये एक प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिटिक पाथवे जिसको कहा जाता है। अच्छा, ग्लाइकोलिटिक पाथवे कौन सी होती है? ग्लाइकोलिसिस सुना है? रेस्पिरेशन जब आप पढ़ते हो तो रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप होता है उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। वो 10 स्टेज में पूरा होता है, 10 स्टेप में पूरा होता है। तो 10 स्टेप में से एक स्टेप में क्या होता है कि भाई ये एंजाइम है ना, ये एंजाइम क्या करता है कि हमारे पास एक केमिकल होता है उसको तोड़ के 2 मॉलिक्यूल में बांटता है। तो आपसे यही पूछा कि भाई किसको तोड़ के बांटता है? इसको तोड़ के बांटता है सर, फ्रक्टोज 1,6-P को, इसको बांटता है मेरे भाई, ध्यान रखना। तो जस्ट मैं इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं बच्चे, यहाँ पर हम किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ऐसा नहीं कि सर अब इसी को जानने शुरू करते हैं, इसकी सीरीज तो बहुत जल्दी शुरू होगी मेरे भाई। अभी हम क्या कर रहे हैं सर, पेपर को एनालाइज कर रहे हैं कि पेपर में क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आए थे। आप भी वैसा ही करें। हाँ, जो बच्चे सिलेबस पिछली बार किया था उन बच्चों को पहले ही पता होगा ये कौन से ये कौन से। जो बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हैं तो 1 से 2 बार इस पेपर को देख लेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको ये ध्यान में आ जाएगा, हाँ यार ये टॉपिक पिछली बार आया था, अभी हम पढ़ रहे हैं तो हाँ यार ये टॉपिक चल रहा हमारा। ठीक है, और अगर आप अभी कहीं से प्रिपरेशन कर रहे हो और वहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा आपके सामने कि यार ये भी कुछ था, पेपर कुछ और था, अभी पढ़ कुछ और रहे, तो बहुत जल्दी मेरे भाई अभी भी अपनी जो दिशा है जो प्रिपरेशन की उसको बदल लेना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डिहाइड्रोजिनेसिस इन्वॉल्व्ड इन HMP शंट। HMP शंट क्या होता है? हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। ये एक प्रोसेस का नाम है मेरे भाई और ये एक एंजाइम है मेरे भाई। तो इस प्रोसेस के अंदर ये जो एंजाइम होता है इसकी सहायता से किस चीज का उत्पादन किया जाता है? वैसे मैं आपको बता दूं एनर्जी के मॉलिक्यूल्स का उत्पादन किया जाता है और वो एनर्जी के मॉलिक्यूल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखिएगा आप इसको। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एन एंजाइम दैट कैटेलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एन एल्डोज शुगर टू कीटोज शुगर। मेरे भाई अगर आपने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी हो, अगर आप भी ये पढ़ के आए हो ना कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
इनसे मिलकर के जो 1:2:1 में मिलकर बनता है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो माफ कीजिएगा, फिर आप लोग प्राइमरी टीचर वाला सिलेबस पढ़ रहे हो मेरे भाई। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन थी, क्या थी सर बताइए? ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाश के प्रति संवेदनशील, ताकि वो लाइट को लेफ्ट या राइट में बेंड कर सके, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड। ये परिभाषा थी, मैं समझाने अभी नहीं बैठूंगा, बट ये परिभाषा कार्बोहाइड्रेट की है। तो कार्बोहाइड्रेट में मैंने दो शब्द यूज किए, कीटोन और एल्डिहाइड। आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है मेरे भाई, या तो उसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है या एल्डिहाइड होता है। तो इसने कहा कि जो एल्डोज मतलब जिसमें एल्डिहाइड है उसको कीटोन वाले में चेंज करना है, उसको कीटोन वाले में चेंज करना है मेरे भाई। तो उसको उसमें चेंज करने के लिए आपको एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम बता दो। उसका नाम होता है आइसोमरेज। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जब एनर्जी का उत्पादन होता है, जब ऊर्जा का उत्पादन होता है ATP वगैरह की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत लंबे सिस्टम से फ्लो करते हैं। तो आपके बहुत लंबे सिस्टम से फ्लो करते हैं ना मेरे भाई, तो एक सीक्वेंस में फ्लो करते हैं। आपसे यही पूछा कि पहले कौन से सिस्टम से फ्लो करेंगे, उसके बाद कौन से उसके बाद कौन से। तो सही सीक्वेंस क्या आएगी सर? ए वाली आ जाएगी, साइटोक्रोम B से, फिर C से, फिर A से, फिर A3 से। ये आपका सीक्वेंस होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तब जाकर के एनर्जी का प्रोडक्शन होता है मेरे भाई। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। स्टेम बेंड्स टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट ड्यू टू, तना जो है वो प्रकाश के स्रोत की ओर क्यों झुक जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं। पहले आपको बता दूं मेरे भाई, जो तना होता है वो प्रकाश की तरफ झुकता है। प्रकाश तने के जिस हिस्से पर भी पड़ेगा ना मेरे भाई, तो तने के उस हिस्से के अंतर्गत क्या होगा मेरे भाई, जो आपका ऑक्सीजन होता है ना, जो ग्रोथ कराता है आपकी तने की, वो कम हो जाता है। जहां छाया वाला हिस्सा वहां ज्यादा, तो इधर कम हो गया, छाया वाले हिस्से की तरफ मेरे भाई क्या हो गया, छाया वाले हिस्से की तरफ वो ज्यादा हो गया। तो उधर से क्या ग्रोथ ज्यादा होगी और दूसरी तरफ ग्रोथ कम होगी। जिधर ग्रोथ कम होगी आपका स्टेम उस तरफ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, बैंड हो जाता है। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा आपको? ग्रेटर ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ शेडेड एरिया, छाया वाले भाग में ज्यादा ऑक्सीजन होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर को खिलने के लिए उस समय पे उस खिलने के समय पे उनको थोड़ी सी ठंडक की आवश्यकता होती है, ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है। तो अगर बाय चांस ठंडा तापमान नहीं है तो एक और ऑप्शन होता है ये जिब्रेलिन हार्मोन। इस जिब्रेलिन हार्मोन को भी हम पहुंचा करके क्या कर सकते हैं सर, उसकी इस आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। मतलब बिना ठंड के भी उसके फ्लावर खिल सकते हैं। याद रखना, आपने पढ़ा था ये हार्मोन फ्लावरिंग में सहायता करता है। लेकिन क्वेश्चन देखो घुमा के पूछा था, विच केमिकल परसीव द फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस इन लीफ। पत्तियों के अंदर ऐसा कौन सा रसायन होता है मेरे भाई जो क्या करता है सर, फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस मतलब प्रकाश के प्रति संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब है कि आपने प्लांट में देखा होगा कि रात में फ्लावर मुरझा जाते हैं, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं, और सुबह फिर से खिल जाते हैं प्रकाश जैसे ही आता है। क्यों सर? क्योंकि कुछ ना कुछ तो है जो उनको प्रकाश का एहसास करवा रहा है। तो मेरे भाई वही प्रकाश का एहसास करवाने वाला जो कौन होता है, फाइटोक्रोम होता है। सर यही आपसे पूछा कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस मतलब प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, प्लांट को बताता कि अब दिन है कि रात है। यही होगा भाई। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वीनस हार्ट का मतलब होता है जिसके हृदय के सारे चैम्बर में अशुद्ध रक्त फ्लो करता है, वो होता है फिश के अंदर यानी मछलियों के अंदर होता है सर। फिर आपसे पूछा भी हेप्टिक पोर्टल सिस्टम। हेप्टिक शब्द जहां भी आ जाए समझ जाना लीवर तो पक्का है। तो लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम, इनको जोड़ने वाला जो सिस्टम होता है उसी को बोलते हैं हेप्टिक पोर्टल सिस्टम कहा जाता है मेरे भाई। डिटेल में आप लोग जब क्लास करेंगे तो वहां पर पढ़ पाओगे। अभी के लिए मैंने बता दिया हेप्टिक पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को लीवर के साथ जोड़ता है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स का आदान प्रदान होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एडम्स एप्पल, सब जानते हो सर ये आदम का सेब भी इसको कहा जाता है, ये जो उभार है ना आपके गले में। तो आपसे पूछा है कि भाई ये किस चीज को बताता है, तो देखो ये रहा बी वाला, थायराइड ग्लैंड भी होती है, कार्टिलेज मतलब थायराइड ग्लैंड जो है, या फिर हमारा जो वॉइस बॉक्स है लारिंक्स, स्वर यंत्र बोलते हैं जिसको, तो उनके ऊपर एक कार्टिलेज से बनी, कार्टिलेज क्या होता है, एक अस्थियां होती हैं जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, एक वीक बोन्स होती है जिनको कार्टिलेज यानी उपास्थि कहते हैं। तो उपास्थियों से बना होता है, इन दोनों को कवर करता है, उसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल आपका यहाँ पे।
फिर एक क्वेश्चन है मेरे भाई, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय, जो हमारा मूत्राशय होता है जहां पे मूत्र इकट्ठा होता रहता है, तो उसके बारे में पूछा है कि वहां पे किस प्रकार की कोशिकाएं या किस प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। तो मेरे भाई वहां पे होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब होता है कि ऐसी कोशिकाओं से बना होता है जो यूरिन के इकट्ठा होने पे एक्सपेंड कर सकता है और कई लेयर से मिलकर बनता है, तो मल्टी लेयर और एक्सपेंड कर सकता है, उसी को बोलेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। एपिथेलियम एक टिश्यू होता है जो हमारे ऑर्गेन्स की प्रोटेक्शन करता है। चलिए सर, इसके बाद एक क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया था, टेंडन कंटेन बंडल ऑफ फाइबर्स रोज ऑफ सेल्स बिटवीन देम। टेंडन का मतलब होता है एक ऐसा टिश्यू होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बोन्स और हमारी मसल्स को जोड़ता है। मेरे भाई आपसे पूछा इसके अंतर्गत इसके अंदर कौन सा फाइबर पाया जाता है और कौन सी कोशिकाएं, तो एक तो कोलेजन फाइबर होता है और फाइब्रोसाइट नाम की क्या होती है यहाँ पे सेल होती है मेरे भाई। फिर एक क्वेश्चन था, सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर्स। भाई अपने ब्रेन के अंदर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना, उसमें एक था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी, एक था पैरासिम्पैथेटिक प्रानुकंपी। आपसे पूछा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है। किस चीज को, हार्ट रेट के बारे में पूछा है, यानी हमारे दिल की धड़कन को इनमें से कौन सा बढ़ाएगा कौन सा घटाएगा। सिंपैथेटिक बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक घटाता है, हर बच्चा जानता है, तो ये ए वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद सर 47 का है, ग्लैंड्स सिमिलर टू सिबेकियस वन। हमारे स्किन के अंदर दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, एक सिबेकियस होती हैं जो ऑयली मटेरियल्स का सिक्रेशन करती हैं और एक स्वेट ग्लैंड होती हैं। आपसे पूछा कि भाई ये सिबेकियस ग्लैंड के जैसी हमारी आंखों में कौन सी ग्रंथियां होती हैं, उनको बोलते हैं ये लो मीबोमियम ग्लैंड बोलते हैं। ये भी हमारी आंखों को ड्राई होने से बचाती हैं, ऑयली मटेरियल्स का रिलीज करती हैं, जिससे हमारी आंखों की जो नमी है वो खोने से बचती है मेरे भाई। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इन डैश पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब जानते हो ना, पोलन ग्रेन यानी जो प्लांट्स के अंदर मेल सेल होती है वो फीमेल पार्ट तक पहुंचे, उसी को पोलिनेशन बोलते हैं। तो इसने कहा भी कौन सा ऐसा पोलिनेशन होता है जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन है ना वो दूसरे प्लांट तक गया है, तो वो जो दूसरा प्लांट है वो आनुवांशिक रूप से सेम होगा सर, एक जैसा होगा। मतलब एक प्लांट से पोलन ग्रेन गया दूसरे प्लांट पे, तो वो जो दूसरे पे गया है ना तो वो प्लांट भी उसी की जाति प्रजाति का होगा। तो ये जो पोलिनेशन हुआ इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गैटेनोगेमी। ए वाला है गैटेनोगेमी। अगर वो अलग प्रजाति का हो तो बोलते हैं जीनोगेमी। याद रखना इन बातों को। 49 वाला है, डैश इज ए सबमर्ज फ्रेश वाटर प्लांट। इसने कहा ऐसा कौन सा प्लांट है मेरे भाई जो कि पानी के अंदर ही रहता है और उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के फ्लावर होते हैं। तो सर यहाँ पर ज़्यादातर आपको कौन सा प्लांट मिलेगा, कोई ना कोई एग्जाम्पल मिलेगा आपको यहाँ पे ब्रायोफाइटा का। तो ब्रायोफाइटा में देख लो, ये रहा सर, ये रहा, ये आप जिसको हॉर्नवर्ट के नाम से जानते हो ना, ये हॉर्नवर्ट प्लांट है, ये जो नाम आपके सामने लिखा हुआ बी वाले ऑप्शन में। फिर अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, द पोलन ग्रेन आर हैवी एंड सराउंडेड बाय अ येलो स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड। पोलन ग्रेन जो होते हैं सर उनके चारों तरफ एक पीले कलर का पदार्थ चिपका होता है, उसको क्या कहते हैं सर, उसको बोलते हैं पोलन किट। और ये क्या करता है सर, ये आपका चिपकने के काम आता है सर, उसका ताकि ट्रांसफर भी आसानी से हो सके और जहां पे जाके उसको चिपकना वहां पे भी चिपक जाए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश डिवीजन वाइल अ सेकेंडरी oocyte रिजल्ट फ्रॉम डैश डिवीजन। देखो मेरे भाई यहां पर आपको बोला है कि जैसे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो डायरेक्टली सर स्पर्म सेल थोड़ी बनती है, पहले कम डेवलप स्पर्म सेल बनती है, फिर उसके बाद और डिवीजन होता है, फिर जाकर के सर डेवलप स्पर्म सेल बनती हैं। तो आपसे पूछा है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी यानी प्राइमरी जो बनती है और फिर सेकेंडरी जो बनती है, इनमें क्या अंतर है, पहली बार कौन सा डिवीजन होता है, उसके बाद कौन सा डिवीजन होता है। तो मेरे भाई याद रखना, पहली बार जो डिवीजन होता है ना वो होता है माइटोटिक और दूसरा होता है सर मियोटिक डिवीजन। तो ये देख लो कौन से ऑप्शन के अंदर है, डी वाले के अंदर है सर, है ना। पहली बार ये होगा, दूसरी बार ये होगा। इसके बाद क्लिटोरिस इज एन आउटग्रोथ विच इज, भगशेष एक बहिर्वृद्धि है जो है। देखो मेरे भाई क्लिटोरिस क्या होता है, सामान्यतः आपने देखा होगा अभी इंटरकोर्स के दौरान जब मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स होता है तो उस समय पे ऐसा कहा जाता है कि फीमेल का सबसे सेंसिटिव पार्ट जो होता है उसके वेजाइनल ओपनिंग के आसपास में उसको क्लिटोरिस कहा जाता है। ये क्लिटोरिस बोला है कि भाई हमारे पुरुष के अंदर अगर देखा जाए तो किससे मिलता जुलता है, क्लिटोरिस होता है भाई होमोलोगस टू पेनिस, जो लिंग होता है पुरुषों के अंदर उसकी
जो एम्ब्रायोनिक स्टेज में भ्रूण की अवस्था में हमारे लिंग की उत्पत्ति जहाँ से होती है वहीं से क्लिटोरिस की उत्पत्ति होती है, और हमें भी सबसे ज़्यादा सेंसेशन, सबसे ज़्यादा संवेदना लिंग से ही होती है। वैसे ही फीमेल्स के अंदर क्लिटोरिस जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा संवेदना होती है सर, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। याद रखना, होमोलोगस का मतलब होता है जिनकी उत्पत्ति हमारे एक ही भ्रूणीय अवस्था से होती है। ओवम सिक्रेट्स ए केमिकल फर्टिलाइजिन, अंडाणु से एक केमिकल निकलता है जिसको फर्टिलाइजिन कहते हैं, ये बना होता है मेरे भाई, तो ये बनता है ग्लाइकोप्रोटीन से मेरे भाई, ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है ये। इसके बाद डैश इज द प्रोसेस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। आप सभी जानते हैं कि मेल और फीमेल की सेल जब हमारी फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलती हैं तो एक सेल बनती है जाइगोट, जाइगोट से क्या बनता है, उससे बनता है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है जा करके कहाँ पे जुड़ेगा, ये जा करके सर जो हमारे गर्भाशय की एक एंडोमेट्रियम परत होती है वहाँ पे जा करके इम्प्लांट हो जाएगा और फिर बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वहां पर जाके जुड़ने की प्रोसेस को, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कहा जाता है इसको। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आर्केंटेरोन इज द फ्यूचर, मतलब ये है कि भाई हमारी जब भ्रूण की अवस्था में हमारा शरीर की ग्रोथ हो रही है उस समय पे एक वहां पे पार्ट होता है आर्केंट्रॉन, तो भविष्य में चल के वो हमारे शरीर का कौन सा अंग बनता है मेरे भाई, वो बनता है कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो आहार नाल होता है ना उसके अंदर जो गुहा होती है वो बनता है वो। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, द पेनिस इज कवर्ड विद स्मूथ स्किन इज टर्म्ड एज, आपसे पूछा कि जो लिंग होता है पुरुषों के अंदर उसके ऊपर एक स्मूथ स्किन होती है, हालांकि डबल लेयर वाली होती है, तो वो जिस स्किन से ढका होता है उसको क्या बोलते हैं, अग्रच्छिद बोलते हैं, उसको प्रीप्यूस बोला जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, दीज आर द ग्लैंड्स अकर वन ऑन ईच साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वहाँ पे उसके अंदर दो ग्रंथियाँ होती हैं, वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में होती हैं, जो कि इंटरकोर्स के टाइम पे वो लुब्रिकेशन यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज ना हो इसलिए उस पथ को, उस ट्रैक को आपका स्मूथ बनाने के लिए कुछ फ्लूइड रिलीज करती हैं, तो उसका नाम क्या होता है मेरे भाई, उसको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन सिकल सेल सिंड्रोम विच अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड, भाई देखो सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी का नाम सुना होगा, तो बोलते हैं कि वो बीमारी जब होती है ना भाई हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लूटोन, जो हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार की प्रोटीन चेन होती है, अल्फा चेन, बीटा चेन, तो ये जब बीमारी होती है ना तो कौन सा अमीनो एसिड बदल जाता है जिससे बीमारी होती है, तो याद रखना मेरे भाई इसके अंदर आएगा सर ये रस्सी वाला ग्लूटामिक एसिड बदल जाता है वैलिन से, कौन सी चेन में, बीटा चेन के अंदर। अभी अल्फा बीटा चेन सिखाने नहीं बैठा हूं, इसका जिक्र अलग से हम लोग अपने कंसेप्टों के अंदर पढ़ेंगे तब करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ देम इज अ फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस, पहला कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में जीन किसने बनाया था मेरे भाई, खुराना ने बनाया था, क्या नाम था, एलेनिन tRNA के नाम से बनाया था। फिर इसके बाद में ग्रीन कलर्ड ब्लाइंडनेस, मतलब कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है, वो कौन से क्रोमोजोम में डिफेक्ट होने से होती है, एक्स क्रोमोजोम में, तो ये रहा सर ये वाला सी वाला। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन था, विच वाज मोस्ट रिसेंट एंड डायरेक्ट प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट मैन, आज आधुनिक जो हम मानव हैं हमारा सबसे निकट का पूर्वज कौन है मेरे भाई, वो है आपका क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन एक फ्रांस के अंदर गुफा है उसके आसपास ये पाया गया, तो इसलिए हम क्रो-मैग्नन बोलते हैं उसको, जो हमारा सबसे निकट पूर्वज जिसको आप मान सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोजोम, गुणसूत्र का जो अंतिम सिरा होता है क्या बोलते हैं उसको, टीलोमेर कहा जाता है, आप जानते भी होंगे इस बात को। फिर एक क्वेश्चन था मेरे भाई, न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लियोसोम कोर, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, हमारा डीएनए जो होता है, डीएनए के पैक होने से ही तो गुणसूत्र बनता है, डीएनए से ही तो गुणसूत्र बनता है, तो डीएनए को पैक करने वाले जो यूनिट होती है वही होती है न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम जो होती है ना मेरे भाई कई प्रकार के प्रोटीनों से मिलकर बनती है, उन्हीं की सीक्वेंस पूछिए, ये रहा हिस्टोन 2A, हिस्टोन 2B, H3, H4, ये प्रोटीन की सीक्वेंस है, याद रखना इनसे मिलकर बनता है ये। फिर आपसे पूछा कि अगर गुणसूत्रों की संख्या हमारे शरीर में वैसे तो 46 होती है, लेकिन अगर 45 हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, 45 गुणसूत्र होने से टर्नर सिंड्रोम हो जाता है मेरे भाई, ये हम जानते हैं सर। एड्स जो बीमारी है वो जिस वायरस से होती है, वो वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रो वायरस, बच्चा जानता है इस बात को, कितनी बार पेपरों में आ चुका है। फिर एक क्वेश्चन है, डैश इज ए डिवाइस, एक ऐसा यंत्र है जो एयर को लिक्विड के अंदर
मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। तो मेरे भाई जो माइक्रोब्स होते हैं ना, माइक्रोब्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उन माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो जिस भी लिक्विड के अंदर वो माइक्रोब्स हम वहाँ पे एयर यानी ऑक्सीजन को भेजने के लिए हम एक यंत्र का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्जर, स्पर्जर कहा जाता है। फिर इसके बाद सर एक क्वेश्चन आपसे था, VAM वाला एक संघ है, VAM। आप कहोगे सर ये क्या है? देखो मेरे भाई, M से बनता है माइकोरेजिया। माइकोरेजिया का मतलब क्या है? यहां भी लिखा हुआ देखो, ये रहा सर, यहां भी लिखा हुआ आप सभी के सामने, ये रहा माइकोरेजा। इसका मतलब होता है कि भाई एक तो प्लांट की रूट, एक तो प्लांट की रूट और साथ में मेरे भाई फंगस, फंगस, इन दोनों के मिलने से जो सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है ना, उसी को कहा जाता है माइकोरेजा। और ये वेसिकुलर अर्थेक्सिकुलर, ये आपको दो चीजें हैं, ये जो आपका वेसिकुलर ऑर्गन होता है, देखो रूट की प्लांट और फंगस दोनों के मिलने से एक सिम्बायोटिक रिलेशन बन गया। अब इसी रिलेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये न्यूट्रिशन को स्टोर करता है, और ये दूसरे वाला जो हिस्सा है ये क्या करता है सर? ये न्यूट्रिशन का आदान प्रदान करता है इन तीनों चीजों के बीच में। तो आपसे यही पूछा कि VAM कहाँ पाया जाता है, तो माइकोरेजिया के एंडो उनके अंदर पाया जाता है। तो एंडो माइकोराइजा आप ऐसा बोल सकते हो, वहां पर आपको VAM देखने को मिलेगा। ठीक है सर, अभी नाम अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी नहीं है भाई। 6 से 8 घंटे तक क्लास चली जाएगी। उद्देश्य है बस पेपर आपके सामने से निकालना, पेपर में सही आंसर क्या था उसको समझा देना हालांकि, लेकिन समझने की प्रक्रिया डिपेंड करेगी कि आपका लेवल पहले से कैसा है। अगर आपने कभी ये चीज़ें सुनी ही नहीं होंगी तो मेरे शब्द भी आपको समझ में नहीं आएंगे मेरे भाई, लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी है सर तो एग्जैक्टली आप बिल्कुल समझ पाओगे कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो मेरे भाई इसलिए मुझे जज करने से पहले एक बार स्वयं को जज जरूर कर लेना। WBC एक्यूमुलेट ऑन साइट ऑफ वाउंड, जहां पे चोट लगती है तो वहां से कोई बीमारी फैलाने वाला एजेंट हमारे शरीर में प्रवेश ना कर जाए, इसलिए WBC वहां पे एक्यूमुलेट हो जाती, इकट्ठी हो जाती है मेरे भाई। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? डाइपेडेसिस कहा जाता है इसको। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एलिसिटेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स? इनमें से कौन सा अंग है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधी यानी हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने के लिए काम नहीं करता है सर? वो ब्रेन। बाकी देखो थाइमस ग्रंथि भी एंटीबॉडी के उत्पादन में सहायता करती है, स्प्लीन भी करता है, लिम्फ नोड तो होता ही उसके लिए है सर। फिर एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज बाय वर्च्यू ऑफ, यानी कोशिकाओं के माध्यम से जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर डेवलप की जाती है, तो कौन कौन सी कोशिकाएं उसमें भाग लेती हैं? सारी लेती हैं सर, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, सारी की सारी उसमें भाग लेती हैं। ये सारी इम्यूनिटी प्रदान करती हैं हमारी बॉडी को। ब्लीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप ऑफ केमिकल, इसने कहा ब्लीचिंग करने के लिए हम पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंटों का यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हेलोजन। देखो क्लोरीन जैसे आपने सुना होगा तो हेलोजन ही तो है सर। द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट डोमेन्स इन लाइट एंड हैवी चेन इज इन द ऑर्डर ऑफ, देखो मेरे भाई ये क्या लिख दिया इसने, मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी होते हैं ना, उसमें 2 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, एक हैवी चेन एक लाइट चेन, और प्रत्येक चेन के अंदर 2 प्रकार के डोमेन होते हैं, एक वेरिएबल डोमेन एक कांस्टेंट डोमेन। आपसे पूछा है कि जो कांस्टेंट डोमेन है ना उनका रेशियो बताओ क्या होता है, किसमें किसमें? लाइट वाली में और डार्क वाली में। तो मेरे भाई उनका रेशियो होता है 1:3। अभी समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो मेरे भाई ये मत करना सर दोबारा से बता दो। मेरे भाई दोबारा से बताऊंगा, लेकिन डोमेन वोमेन मुझे पता है, मैं डोमेन चिल्ला रहा हूँ तो मैं डोमेन भी नहीं पता होगा 90% बच्चों को। तो ये चीज़ें सीख भी तभी पाओगे जब सीक्वेंस में पूरा टॉपिक पढ़ोगे मेरे भाई। आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो हर चौथी लाइन के बाद तो अगला कंसेप्ट शुरू हो जाता है। और मेरे भाई जब आप इस वर्ग 1 लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो कई बार मेरे भाई आज जो टॉपिक हमने शुरू किया है तीसरी क्लास में ये समझ में आता है कि एक्चुअल मीनिंग क्या था जब मैंने शुरू में बोला था। तो ये एक्सपेक्टेशन तो छोड़ दो कि तुरंत की तुरंत आपको सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली हो जाएंगी। पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे भाई, पेशेंस रखोगे तब इस एग्जाम को आप क्लियर कर पाओगे। तो उसके लिए आपका थिंकिंग का मैच्योर होना बिल्कुल जरूरी है, उसके बाद ही आप मेहनत करोगे तो वो रंग लाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोट्रोपिक ड्रग? साइकोट्रोपिक मतलब जो ब्रेन के ऊपर असर डालती है, और उसका नाम आपके सामने बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है।
ये ड्रग लेने के बाद में आपको ऐसा लगता है कोई बोल रहा है, कोई दिखाई दे रहा है, ऐसा लगने लगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अमीनो एसिड से बनता है? सिंगल अमीनो एसिड से जो हार्मोन बनता है उसको अमीनो एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल होगा एपिनेफ्रिन मेरे भाई, आंसर आएगा। इसके बाद सर अगला क्वेश्चन है टी.आई. प्लाज्मिड प्लांट वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं, है ना। यहाँ पर ट्यूमर इंजेक्टिबल प्लाज्मिड, यानी हमारे द्वारा ऐसी बहुत सारी विधि यूज की जाती है जिसमें हम प्लांट के अंदर बाहर से जीन को डालते हैं और उसके बाद क्या इंपैक्ट होता है उन सारी चीज़ों को करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो आपसे पूछा मेरे भाई टी.आई. प्लाज्मिड मतलब ये ट्यूमर इंजेक्टिबल प्लाज्मिड जो है मेरे भाई, ये जो एक प्रकार से वेक्टर है हमारे पास में, जीन को दूसरे प्लांट तक पहुंचाने का एक साधन है। तो मेरे भाई ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कौन से प्लांट से प्राप्त किया जाता है, कौन से ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है? तो ये जिस जीव से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस। फिर एक क्वेश्चन आपको दिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर। मार्कर का मतलब होता है जिनका उपयोग हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए कि भी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ उसका पता करने के लिए करते हैं। तो इसने कहा इनमें से कौन सा मार्कर है जो इस वेक्टर के अंदर पाया जाता है? भाई ये वेक्टर क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब हम ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत जेनेटिक कुछ परिवर्तन करते हैं तो जेनेटिक परिवर्तन करने के बाद में क्या होता है, हम कुछ क्लोन भी तैयार करते हैं। तो जो क्लोन वगैरह तैयार करते हैं ना, उस क्लोन का नंबर क्या है? ये तो क्लोन का नंबर लिखा हुआ है और ये आपके वैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं, ये जो है इसका मतलब प्लाज्मिड होता है। तो मेरे भाई आपसे कहा कि भी ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर का मतलब ये वो संसाधन है जिसके माध्यम से हम जीन वगैरह को ट्रांसफर करते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई इसके माध्यम से मान लो हमने अपनी प्रोसेस कर दी, हमने क्लोनिंग करने के लिए जीन वगैरह ट्रांसफर कर दिए, तो आप बताओ कि इनमें से कौन सा मार्कर है, यानी जिसकी सहायता से हम डिटेक्शन करेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये सफल हुई या नहीं हुई, इसके रिजल्ट क्या है। तो मार्कर के रूप में यूज करते हैं सर, ये ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है द वेंट पॉलीमरेज एबल टू फंक्शन एट हाई टेम्परेचर एम्प्लॉयड इन पीसीआर इज आइसोलेटेड फ्रॉम। भाई जो हमारे पास में पीसीआर प्रोसेस होती है उस पीसीआर प्रोसेस के अंतर्गत एक एंजाइम का यूज किया जाता है वेंट पॉलीमरेज, ठीक है। तो आप और ये वेंट पॉलीमरेज जो होता है हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकता है सर, जीवित रह सकता है। और आपसे पूछा है कि आप बताइए मुझे यहाँ पर वो कहाँ से उत्पादन किया जाता है, मतलब कहाँ से उसको प्राप्त किया जाता है, ये आपसे यहाँ पे पूछा है। तो उसको प्राप्त किया जाता है मेरे भाई, इस एंजाइम को प्राप्त किया जाता है थर्मोकोकस लिटोसिस से प्राप्त किया जाता है। यही आपसे पूछा था मेरे भाई। पीसीआर का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, पीसीआर याद करो, ये पुलिस वाला पीसीआर नहीं है, ये टेस्ट वाला पीसीआर है। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ट्रांसफॉर्म सेल। किस जीन का उपयोग हम लोग जेनेटिकल रूप से मॉडिफाई की हुई कोशिकाओं का पता लगाने के लिए करते हैं मेरे भाई? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है सर, ठीक है। तो उसका आंसर आएगा सिलेक्टेबल मार्कर। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ ट्रू होमोलैक्टिक फर्मेंटर। बाई होमोलैक्टिक फर्मेंटर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एनारोबिक रेस्पिरेशन, सीधी सी बात ये है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे आपको बताना है कि सर किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं ना मेरे भाई, इनमें से आपको बताना है सर। तो सही आंसर होगा स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया बीमारी जिससे होती है। इसके बाद है सर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू एसेसरी कैम्बिया इज फाउंड इन। एबनॉर्मल का मतलब होता है, देखो कैम्बियम मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कैम्बियम ऐसे टिश्यू होते हैं जिनसे सेल बनती हैं, कॉर्क सेल भी बनती हैं, मैंने कहा था जाइलम फ्लोएम सेल भी बनती हैं। एबनॉर्मल का मतलब है कि आवश्यकता से ज़्यादा डेवलपमेंट हो इस प्रकार की कोशिकाओं को, प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। तो एबनॉर्मल ग्रोथ मेरे भाई किस में पाई जाती है? ये आपके पास में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर आएगा सर ड्रेसिना, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैस्पेरियन धारियां किसकी विशेषता है मेरे भाई? कैस्पेरियन धारियां आपने बताना है सर। अच्छा कैस्पेरियन धारियों से मतलब क्या समझते हो मेरे भाई, ये बताइए। देखिए चार ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं, फ्लोएम एलिमेंट दे रखा है, जाइलम एलिमेंट दे रखा है, एंडोडर्मल सेल दे रखा है, पेरिसाइकिल सेल। देखो कैस्पेरियन धारियां क्या होती है, रूट के अंदर ये मेरे भाई आपकी वाटरप्रूफ स्ट्रिप्स होती हैं जहां से वाटर क्रॉस नहीं कर सकता है। और मेरे भाई ये पाई जाती हैं आपकी जो रूट के अंदर एक लेयर होती है एंडोडर्मल लेयर, उसके अंदर पाई जाती हैं। फिर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है
टेंड्रिलर स्टिप्यूल, स्टिप्यूल का मतलब क्या होता है, आपकी ये मान लीजिए कोई भी तना है, इससे ये एक लीफ निकली है मेरे भाई, तो लीफ के यहाँ पर आप कई बार छोटी छोटी पत्तियां देख रहे हैं, इनको स्टिप्यूल कहते हैं। कई बार स्टिप्यूल अपने आप को लंबी और घुमावदार संरचनाओं में परिवर्तित कर लेती हैं, और ये लंबी और घुमावदार संरचनाओं में जो अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं, तो इन संरचनाओं को बोलते हैं टेंड्रिल। तो आपसे पूछा है कि भाई कौन से प्लांट के अंदर ये स्टिप्यूल जो हो टेंड्रिल के आकार में चली जाती हैं, वो आपने बताना है। सही आंसर होगा स्माइलेक्स के अंदर, स्माइलेक्स के अंदर ऐसा होता है। फिर आपसे पूछा है इन ग्लोरियोसा सुपरबा द टेंड्रिल्स आर, इस प्लांट के अंदर जो टेंड्रिल है मेरे भाई वो कहां से बनती हैं, वो बनती हैं आपकी ये रहा लीफ एपेक्स से बनती है मेरे भाई। लीफ यानी आपकी पत्ती का जो सबसे ऊपरी सिरा होता है वो टेंड्रिल्स के रूप में ग्रोथ करता है, वो लंबी और घुमावदार संरचनाओं के रूप में विकसित होता है। जो थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, प्रिंकल्स होते हैं मेरे भाई, ये प्लांट के लिए कैसे अंग का काम करते हैं, तो प्लांट के लिए ये होते हैं डिफेंसिव स्ट्रक्चर, प्लांट को डिफेंस करने के लिए कांटे वगैरह लगे होते हैं। डिस्टिंग्विशिंग ट्रेट्स ऑफ एन इम्पेरिपिनेटे लीफ, इम्पेरिपिनेटल लीफ ये एक प्रकार की कंपाउंड लीफ होती है मेरे भाई। आप सभी जानते हो कंपाउंड लीफ, दो प्रकार की लीफ होती है, एक सिंपल लीफ, एक कंपाउंड। कंपाउंड लीफ की भी एक टाइप होती है जिसको बोलते हैं इम्पेरिपिनेटल लीफ, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर मेरे भाई ओड नंबर ऑफ लीफलेट्स होती है, मतलब विषम संख्या में पत्तियां होती हैं, उसको हम इस प्रकार की लीफ बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आप सभी के सामने है, लेकुना इन वस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट स्टेम। लेकुना का मतलब होता है खाली जगह, वस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम के बीच में जो खाली जगह होती है, और एक बीजपत्री तने के अंदर उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं सीजोलाइसिजिनस कहा जाता है मेरे भाई। फिर अगला क्वेश्चन है सर, द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है मेरे भाई, इसका प्रमुख कारण होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, उद्योगों से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसके कारण होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर मतलब आजकल हमारे जो बाइक गाड़ियां आती हैं उनके अंदर एक कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जिसमें पैलेडियम वगैरह डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो ज्यादा पॉइजनस गैस को कम पॉइजनस करते हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है ना वो किस चीज का कंट्रोल करता है, एयर पोल्यूशन का कंट्रोल करता है। फिर एक क्वेश्चन है मेरे भाई, अचानकमार ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है सर, ये छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है, याद रखना। फिर एक क्वेश्चन है भाई, ओजोन हमें कौन सी रेडिएशन से बचाती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। मरकरी पोल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है सर, मीना माता रोग होता है, याद रखना मेरे भाई। इसके बाद है सर, टैक्सोन फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क, इसने कहा भी मान लो कि किसी भी टैक्सोन मतलब किसी भी कैटेगरी के जीव हैं वो बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, उनकी जो प्रजातियां बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, विलुप्त होने वाली हैं, तो जो रेड डाटा बुक हमारी पब्लिश होती है उसमें कौन सी कैटेगरी में रखेंगे उनको रखेंगे मेरे भाई क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। कई 8 कैटेगरियां होती है रेड डाटा बुक के अंदर उन जीवों की संख्या के आधार पर। फिर एक क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, किसी जगह पर अगर पौधों को हमें संरक्षित करना है, कंजर्व करना, तो सबसे बेटर तरीका कौन सा मेरे भाई, वहां पे आप क्या कर दो सर, बोटेनिकल गार्डन बना दो और उसके अंदर कंजर्व कर दो, और लोगों को जो आने जाने हैं उसके ऊपर रोकथाम हो जाएगी। प्लांट इन विच लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू रूट, कौन सा पौधा है जिसके अंदर आपकी पत्तियां जो है वो रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं सर, साल्विनिलिया के नाम से उसको जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन है, गेहूं का फल कैसा होता है सर, ये होता है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस का मतलब होता है ड्राई होता है और सिंगल होता है, आप गेहूं के अंदर देखना ड्राई निकलेगा और सिंगल निकलेगा सर एक ही जगह पे। क्विंसकेंट सेंटर, क्विंसकेंट सेंटर का मतलब शांत केंद्र का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर ऐसा जगह जहां की कोशिकाएं कम स्पीड से आपकी डिवाइड करती हैं या कम स्पीड से ग्रोथ करती हैं, उसको कहा जाता है सर। तो ये कहाँ पे होगा, रूट मेरिस्टेम, रूट के अंदर होता है। मेरिस्टेम मतलब वो हिस्सा जहाँ पे सेल आपकी ग्रोथ कर रही हैं, लेकिन वहीं पर एक हिस्सा ऐसा डिवाइड कर रही हैं, तो रूट मेरिस्टेम में एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे कोशिकाएं कंपेरेबली कम गति से क्या करती हैं सर, डिवाइड करती हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ जो आपका बीजांड होता है ना मेरे भाई, ओव्यूल, सॉरी ओव्यूल नहीं, ये ओव्यूल नहीं बोलते, अभी दिमाग से निकल गया, बीजांड जिसको आप लोग बोलते हो, तो उसकी अरेंजमेंट कई प्रकार से हो सकती है, उसको प्लेसेंटेशन कहा जाता है। अब ये जो प्लेसेंटेशन हम लोग बोलते हैं, सॉरी ओव्यूल ही बोलते हैं उसको,
ओव्यूल ही बोलते हैं। ओव्यूल या बीजांड जो होता है उसकी ओवेरी के अंदर अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट कई अलग अलग प्रकार की हो सकती है मेरे भाई। तो ये जो अरेंजमेंट होती है उसके आधार पे हम अलग अलग नाम देते हैं प्लांट्स को कि भी इसके अंदर ऐसी अरेंजमेंट है। तो आपसे पूछा एक्साइल, एक्साइल का मतलब स्तंभी है। जैसे टमाटर के अंदर होता है ना, ऐसे स्तंभ बने होते हैं, और इन स्तंभों के अंदर क्या होता है, ऐसे ओव्यूल लगे होते हैं, ऐसे बीजांड लगे होते हैं मेरे भाई। तो इस स्तंभीय बीजांडासन का एग्जाम्पल पूछा है कि बताओ इनमें से कौन से प्लांट के अंदर होगा। वो होगा मेरे भाई मैरीगोल्ड के अंदर। अगला है टैगमेन, डेवलप फ्रॉम। देखो मेरे भाई टैगमेन, आपका जो सीड कोट होता है ना मेरे भाई, बीज के चारों तरफ का जो आवरण होता है वो दो प्रकार में बटा होता है। एक होता है टेस्टा और एक होता है टैगमेन। टैगमेन होता है आंतरिक जो लेयर होती है उसको टैगमेन कहते हैं, ये बाहरी लेयर होती है। तो देख लो ये इनर, आपको यही बताना था कि आंतरिक भाग होता है लेयर ये। फिर एक क्वेश्चन है मेरे भाई आपके पास में, मैक्सिमम एंजाइम आर फाउंड इन। अधिकतम एंजाइम किस में पाए जाते हैं मेरे भाई? तो एंजाइम सबसे ज्यादा किस में होंगे सर? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि रेस्पिरेशन जब होता है तो कितनी स्टेज में होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। केमिकली एंजाइम आर, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं मेरे भाई? एंजाइम होते हैं सर रासायनिक रूप से आपके प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पर आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। ये केमिकली क्या होते हैं सर? केमिकली, जस्ट अ सेकंड, यस, केमिकली क्या होते हैं सर? ये केमिकली मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। मोस्टली एंजाइम जो होते हैं ना सर, वो मुख्य तौर पे प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है भाई। क्वांटासोम्स आर फाउंड इन। क्वांटासोम क्या होते हैं सर? ये फोटोसिंथेटिक यूनिट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो थैलेकोइड के अंदर ही होगा। तो ये यूनिट वहीं पे पाई जाती है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन किससे होता है? वाटर से। तो आप लिखोगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारी मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या एक्सपेंड करती हैं, तो उस समय पे एक्टिन और मायोसिन मिलकर के एक केमिकल बना लेते हैं, उसका नाम क्या होता है? एक्टोमायोसिन कहा जाता है उसको। फिर इसके बाद मेरे भाई ब्रश बॉर्डर इज करेक्टरिस्टिक। ब्रश बॉर्डर का मतलब ये होता है कि हमारी नेफ्रॉन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोगुलेटेड ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई? माइक्रोविलाई, यानी इसके जो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं जो होती हैं नेफ्रॉन की, वहां पर कुछ माइक्रोविलाई, बहुत छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिनसे एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना और ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें सहायता मिलती है। तो उसी जगह को बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। तो आपसे यही पूछा था कि भाई ये कहाँ पे पाया जाता है सर? प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब के अंदर पाया जाता है। फिर आपके पास है लिम्फ नोड प्रोड्यूस। लिम्फ नोड जो होते हैं मेरे भाई हमारे लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। तो आपसे पूछा है कि किस चीज का उत्पादन करते हैं, यही तो बताना है, एंटीबॉडी का करते हैं। फिर इसके बाद है विच हार्मोन पजेस एंटी इंसुलिन इफेक्ट। इनमें से कौन सा हार्मोन एंटी इंसुलिन प्रभाव होता है? इंसुलिन के अपोजिट इसका होता है कोर्टिसोल, एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है मेरे भाई ये। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, विच ग्लैंड इज नोन एज टेम्पररी ग्लैंड, मतलब ऐसी ग्रंथि कौन सी जिसको हम स्थायी नहीं मानते? तो वो होगा आपका थाइमस ग्रंथि, क्योंकि थाइमस ग्रंथि बच्चों में छोटी होती है, अडल्ट में और बड़ी, और बुढ़ापे में कम होती बिल्कुल ही कम रह जाती है मेरे भाई। तो टेम्पररी है ये, इसका शेप साइज बढ़ता घटता रहता है। फिर इसके बाद में विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज थिकेस्ट वॉल। हमारे हृदय के 4 चैम्बर है, सबसे मोटी दीवार किसकी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया निलय जो होता है उस पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है, उसी की होती है मेरे भाई। द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन ह्यूमन स्कल, हमारी खोपड़ी के अंदर यहाँ पे बहुत सारी बोन्स हैं, ये जुड़ी हुई हैं लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब फाइब्रस जॉइंट होगा यहाँ पे। ये लो सर, रेशेदार संधि होती है यहाँ पे। फिर एक क्वेश्चन है मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेन फैक्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने आपको मानव के विकास के बारे में थ्योरी दी थी, तो उसके दो मुख्य बात क्या थी? पहली उसने कहा था कि ब्रांच लीनिएज, मतलब ये है कि ह्यूमन का जो विकास हुआ है ना वो सीधी लाइन में नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से दूसरा बना, दूसरे तीसरा, ऐसे नहीं, एक व्यक्ति से 2 बने, 2 से हो सकता 5 बने। ये सारे के सारी ब्रांच जो है ना ये अपने आप में जीव विकसित हो रहे हैं, तो हमारा विकास ब्रांच में चलता है। दूसरी बात, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चुनाव, यानी हम उन गुणों को चुनते हैं जिससे हमें प्रकृति में जिंदा रहने में सहायता मिलती है। तो मेरे भाई इन्होंने 2 बातें बताई थी, जैसे कि अगर कहीं पे सर्दी ज्यादा पड़ती है तो वहां पे व्यक्ति ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को सर्दी के अनुसार ढाल लिया है, दूसरा व्यक्ति जाएगा मर जाएगा। तो बोला 2 चीजें आदमी परिवर्तन करता है और करते करते उसमें परिवर्तन आ जाते हैं, ऐसे ही हमारा विकास हो रहा है। फिर एक क्वेश्चन है, रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स। जीवों में विविधता का कारण क्या है मेरे भाई? तो जीवों के अंदर विविधता का कारण क्या है?
ये रहा, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज, यानी दीर्घ काल तक हम विकास 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 करते रहते हैं, अपने अंदर परिवर्तन परिवर्तन लाते रहते हैं, तो यही हमारा चेंज है मेरे भाई। उसके बाद सर विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए, बच्चा बच्चा जानता, समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन मैक्सिमम क्वांटिटी अगेंस्ट एलर्जन, ये कहा कि एलर्जी अगर हो जाए तो उस समय पे सबसे ज्यादा कौन से एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं? आईजीई एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं, आप सबने जान रखा है इसको। द सेल कॉल्ड HIV फैक्ट्री, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी कोशिकाएं हैं जिनको HIV फैक्ट्री कहते हैं मेरे भाई? तो HIV फैक्ट्री कहा जाता है सर मैक्रोफेज को, क्योंकि HIV वायरस सबसे ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर जीवित रह सकता है और अपनी संख्या बढ़ा सकता है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कैंसरस सेल्स कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन, रेडिएशन डाल के हम बाहर से थेरेपी जो करते हैं कैंसर में, तो उसमें जो कोशिकाओं के ऊपर बाहर से थेरेपी डालते हैं उससे क्या होता है? उससे वो कोशिकाएं बहुत जल्दी 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 डिवीजन करने लगती है, जल्दी जल्दी डिवीजन करेंगी तो एक समय पे उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है डिवीजन करने की, जेनेटिक मटेरियल टूट जाता है सर, इसलिए फिर वो फर्दर डिवीजन नहीं कर पाती। तो ये एक ट्रीटमेंट का तरीका होता है। तो क्या होगा? रैपिड सेल डिवीजन, जल्दी जल्दी विभाजन करवा करके फिर उनको नष्ट की तरफ लेके जाते हैं। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई? ये मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन पे होते हैं कोशिकाओं के। तो देखो कहाँ पे है, ये रहा, ऑन द सेल सरफेस, कोशिका के सरफेस पे होते हैं एंटीबॉडी, तभी अपना काम कर पाते हैं। अमंग द फॉलोइंग वूज फीचर इज होलो एयर फील्ड बोन्स, इसने कहा कि भी कौन से जीव के अंदर ऐसी अस्थियां होती हैं जो अंदर से खोखली होती है, उनमें हवा भी भर सकती है? तो मेरे भाई वो होती है पक्षियों के पंखों में, जो उनको उड़ने में सहायता करती हैं। तो आंसर आएगा बर्ड्स। फिर आपके पास में क्वेश्चन था, म्यूचुअलिज्म इज ए काइंड ऑफ इंटरेक्शन, भाई दो जीव हैं, उन जीवों के बीच का एक संबंध है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब ये होता है कि दो जीव एक दूसरों की आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे से जुड़े, सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं है। जैसे इंसेक्ट और फ्लावर, फ्लावर को क्या करना है? फ्लावर को अपने पोलन ग्रेन्स रिप्रोडक्शन के लिए, पोलिनेशन के लिए दूसरे फ्लावर के पास भेजने हैं। और जो इंसेक्ट है जैसे मधुमक्खी है, उसको शहद चाहिए होता है, सॉरी मधुमक्खी को फिर वहां से शहद बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है। दोनों की आवश्यकताएं है ना, तो दोनों ने एक दूसरे का काम किया, उसने उसको शहद दिया और वो वहां पर जाकर के पोलन ग्रेन्स को पोलिनेशन के लिए मेल फीमेल फ्लावर पे छोड़ के आ गई। तो इस रिलेशन को बोलते हैं पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक कहा जाता है इसको। उसके बाद सर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच रिलेशनशिप डज एन ऑर्किड ग्रोइंग एज ए एपीफाइट ऑन ए ट्री, एक प्लांट के सहारे ऑर्किड नाम का प्लांट ग्रोथ करता है, तो उनकी भी एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को कैसे बोलोगे आप? उसको मेरे भाई इनमें से क्या नाम देते हैं? उसको बोलते हैं सर कोमेंसलिज्म कहा जाता है, सहभोजिता। मतलब होता है कि दो प्लांट एक दूसरे के साथ ऐसे मिलके रहते हैं कि एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना तो फायदा हो रहा ना नुकसान, यानी ऑर्किड से दूसरे प्लांट को ना नुकसान हो रहा ना फायदा, बस ऑर्किड को फायदा हो रहा है, उसके सहारे अपना जीवन चला रहा है वो। इस प्रकार के रिलेशन को बोलते हैं, ये वाला आपके सामने जो लिखा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन मेरा, फोटोसिंथेसिस इज अब्सेंट इन विच लेयर, भाई जो पानी होता है ना, कुछ जीव पानी के ऊपर रहते हैं लेयर के ऊपर, कुछ लेयर के नीचे रहते हैं, कुछ थोड़ी और गहराई में, कुछ और ज्यादा गहराई में। तो इसने कहा कि फोटोसिंथेसिस कौन सी लेयर में नहीं होगा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एफोटिक। एफोटिक मतलब इतनी गहराई वाली जगह जहां तक सनलाइट ही नहीं पहुंच सकती, तो वहां पे आपका फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो ये जो लेयर है मेरे भाई, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आपका था 120 नंबर वाला। ये आपकी है मेरे भाई आंसर की जो बना रखी है, तो ये मैंने आप सभी को करवा दिया आपका पेपर मेरे भाई। मैं फिर से कहना चाहूँगा, 1 घंटा हमें लगा है लगभग इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के ऊपर। और मेरे भाई मेरा सिर्फ, फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ उद्देश्य ये था, 120 क्वेश्चन थे हमारे, हम 1 घंटे में इनको कवर कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर 2-4 घंटे का ये सेशन जाता तो फिर अगर मैं समझाने की कोशिश भी आपको, अगर हर क्वेश्चन को डिटेल में कंसेप्ट को करता मेरे भाई, तो भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई बेनिफिट होता। 1 डे एग्जाम होता फिर भी सोच लेते, कम से कम फिर भी समझ में तो आ जाता। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हर कंसेप्ट को डिटेल में और सीक्वेंस में करने की आवश्यकता मेरे भाई। अगर आपको लगे तो बहुत सारे लेक्चर अपने यूट्यूब पे आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे जो पूरे डिटेल में। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस 3 दिन चली थी सर, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, यहाँ तो मैं आपको क्या ही समझा पाऊंगा उसके विषय में। तो आप बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे डेमो के तौर पर पढ़े हैं। बाकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको किसी भी विषय से तैयारी करना चाहते हो वर्ग 1 के लिए मेरे भाई, तो संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हर
आप सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको बैच मिलेंगे। बुक्स अपनी लॉन्च हो चुकी हैं। किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को अगर जानकारी चाहिए बुक के रिगार्डिंग या किसी प्रकार की मंगवानी हो किसी विषय की किसी सब्जेक्ट की, तो ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है संस्थान का, इस पे आप बात करके जो भी आपकी क्वेरी है डिस्कस कर सकते हो मेरे भाई। ये जो पेपर है आपका, ये अपने एप्लीकेशन पे जो बैच चल रहा है, हर एक बैच के अंदर मैंने पेपर डाला हुआ है। तो और जो बच्चा बैच में एनरोल करता है उसको तो मिल ही जाता है, जो बच्चा बैच में एडमिशन नहीं भी लेता, वो भी बच्चा अगर चाहे इस पेपर को लेना तो किसी भी बैच में जा करके डाउनलोड कर ले। जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं भी ले रखा वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस और पेपर हर बच्चा डाउनलोड कर सकता है किसी भी बैच से। तो चलिए बच्चे, ये हमारा आज का सेशन था। मुलाकात हो गया आप सभी से फिर से। जय हिंद भाई।